नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर तीखी टिप्पणी की है। बोल्टन ने कहा कि मौजूदा समय में अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, जो कि किसी भी राष्ट्रपति के लिए सकारात्मक संकेत है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि ट्रंप की नीतियों के कारण दुनिया भर में अमेरिका के हितों को काफी नुकसान पहुंच रहा है और बोल्टन का यह मानना है कि इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है, हालांकि इसके लिए अभी लंबा समय लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप के कार्यकाल के अभी 3 साल बाकी हैं। ऐसे में आने वाला वक्त अमेरिका की वैश्विक छवि के लिए महत्वपूर्ण होगा। Well, I think the economy is good, which is good for any incumbent president. But I think he's done a lot of damage to U.S. interest around the world, and I hope that damage can be repaired. But it's still 3 years to go. Well, I think the economy is good, which is good for any incumbent president. But I think he's done a lot of damage to U.S. interest around the world. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जॉन बोल्टन का हमला, अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने की बात और अर्थव्यवस्था मजबूत है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर सवाल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसले ऐसे हैं जिससे अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंच रहा है और इसको सुधारा जा सकता है। जॉन बोल्टन का तो दिल्ली के जेएनयू कैंपस में बीती रात हुई नारेबाजी को लेकर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर हर मुद्दे पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन होंगे तो देश में व्यवस्था कैसे चलेगी। मंत्री ने यह आरोप लगाया कि इस तरह की नारेबाजी करने वाले लोगों को न देश की वो इज्जत करते हैं, न ही संविधान का सम्मान और न ही उन्हें किसी प्रकार का कानून का डर है। सिरसा ने कहा कि ये लोग अलगाववादी मानसिकता से काम कर रहे हैं और लगातार देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है और ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। मंत्री का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इमाम और उमर खालिद की जमानत खारिज होने के बाद जेएनयू में इस प्रकार के नारे लगना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा की और व्यक्तिगत हिंसा की राजनीति में कोई जगह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आप पॉलिसी पर लड़ाई लड़िए। इन डेमोक्रेसी वी एग्री टू डिसएग्री। आप पॉलिसीज पर लड़िए, एजुकेशन पॉलिसी पर बोलिए, फाइनेंसेस पर बोलिए, आप अन्य मुद्दों पर बोलिए, मगर जो लोग देश को तोड़ने के लिए काम करते हैं, शर्जील इमाम ने चिकन नेक काटकर पूर्वोत्तर भारत को अलग करने की बात की। भारत तेरे टुकड़े हो गए के नारे लगाने का काम उमर खालिद ने किया। 2020 के दंगों में उसका हाथ पाया गया है। ऐसे लोगों से सहानुभूति इसलिए रखी जाती है क्योंकि इस विधानसभा में ऐसे लोग हैं जिन्होंने शर्जील इमाम के साथ मंच साझा किया है। इंडी अलायंस के गठबंधन के लोग इस विधानसभा में हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा था। जब आप इस तरह के लोगों को पैटर्नेज देते हैं तो जेएनयू में इस तरह से गैर जिम्मेदार लोग सिर उठाते हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। जेएनयू में जो हुआ है, शर्जील इमाम और उमर खालिद के एक तरीके से समर्थन किया गया है, ये निंदनीय है, देश के खिलाफ है। मैं इसको देशद्रोही मानता हूं। शर्जील इमाम और तो मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने वालों को उन्होंने न सिर्फ शर्मनाक बताया बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात की
और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के विरोध प्रदर्शन होंगे तो देश में व्यवस्था कैसे चलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि नारेबाजी करने वालों को न देश की इज्जत है, न संविधान का किसी प्रकार का सम्मान, न उनके अंदर कानून का डर है। यानी कि वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिसके मन में जो आ रहा है वो लगातार बोलता जा रहा है, उसे इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो प्रधानमंत्री की अस्मिता के खिलाफ है या देश के सम्मान के खिलाफ। और लगातार इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, और जिसको लेकर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल नगाड़े बजा करके प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सबको जो है अपशब्द कहे जाने की बात मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा सोनकर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, साफ तौर पर पता चल रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सबको घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल शिवम, आपको सबसे पहले बता दूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका जो खारिज होने के बाद ही छात्रों ने जो साबरमती हॉस्टल है उसके बाहर जो प्रदर्शन किया, और इस दौरान जो विवादित नारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया गया था। इस घटना को जो है आपको बता दूं कि दिल्ली जो मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा है और कांग्रेस सऊदी राष्ट्र का बयान आया है, और पुलिस की जांच की अभी फिलहाल जारी है। आपको बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक नारेबाजी के समय के जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव है दानिश और शहीद सुनील मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा जो वामपंथी संगठन जुड़े थे छात्र भी वहां इकट्ठा हो गए थे। फिलहाल जो पुलिस है वो पूरी तरीके से जांच कर रही है, और पुलिस की तरफ और प्रशासन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। आपको बता दूं कि जिस तरह से कल ही जो सोमवार को जो है उमर खालिद और शर्जील इमाम की खारिज से कहीं ना कहीं इसके बाद ही जो है सियासत काफी गर्मा गई थी, और देखने को मिला कि जिस तरह से आधी रात में ही बवाल मचा, जिस तरह से हॉस्टल के बाहर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयान जो कड़े नारे लग रहे थे, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर खोजेगी, तो कहीं ना कहीं कड़ी निंदा है इसकी। और कहीं ना कहीं दिल्ली के मंत्री और कई जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा कही है। तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, और इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी प्रदर्शन होंगे तो क्या बचेगा। ये कहीं ना कहीं दिल्ली के मंत्री ने कहा है कि ये लोग देश संविधान और कानून का सम्मान नहीं करती है, अलगाववादी सोच वाले नेता है। उन्होंने कृष्णा जिस अलगाववाद की बात कर रहे हैं, जिस वामपंथ की बात कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कल जो फैसला आया उसको लेकर इनमें खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये प्रदर्शन के दौरान जेएनयू जो कि अपने नारों के लिए आजकल ज्यादा वो सुर्खियों में बना रहता है, ये क्या कुछ नारे लगा रहे थे और इनकी मांग क्या थी, ये क्या चाह रहे थे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने जिस देखा कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और जो इमाम और उनकी जो जमानत याचिका है उसको खारिज करने के बाद देर रात जो है वामपंथी जो लीडर्स है वो आए, और कहीं वहाँ पर संयुक्त सचिव के मौजूद थे दिल्ली के जो छात्र संघ के, और उन्होंने इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं नारेबाजी में ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबर भिजेगी। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जिस तरह से ये जो नारे लग रहे हैं वो बेहद खतरनाक है, और जिस तरह से गंदी सोच वाले नारे जो हत्या की साजिश से बता रहे हैं। इस तरह से नेता जो है दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने ये कहा है कि किसी की विचारधारा, किसी की नीतियों की आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप जो उसकी हत्या है, हत्या को लेकर कुछ बयान नहीं कर सकते क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, और इस पर आपको जेल जाना कहीं ना कहीं इसको बयान दिया है। और कांग्रेस नेता जो है उस बयान अधिकार ने साफ तौर पर ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है वो न्याय तो अन्याय है, और कांग्रेस नेता का ये बयान है, बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नहीं तो फिर कृष्णा, फिर तो साफ तौर पर जिसको ये लोग युवा बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिक एंड चूज कैसे हो गया कि मतलब अगर अच्छा आया तो सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही, और अच्छा नहीं आया, अगर उनके मुताबिक उन्हें लगता है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ गलत फैसला आया है, उसके खिलाफ वो इस तरह के नारेबाजी करेंगे, देश में अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे, और फिर उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जी बिल्कुल, आपको बता दो कि जिस तरह से उमर खालिद और जो शर्जील इमाम की जो जमानत याचिका जो अपील की गई थी, और कहीं ना कहीं इसको लेकर जेएनयू के जो लीडर थे और तो तमाम जो लोग हैं उनकी सपोर्ट कर रहे थे कि जेएनयू के हमारे छात्र हैं, बहुत बड़े छात्र को मिलता रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दो बात में ऐसे सामने आए बात जो है ऐसे नारे की चर्चा हुई थी, और कहीं ना कहीं छात्र संघ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा सरकार उनके खिलाफ जो नारे लगाते हुए
से वामपंथी की बात की जाए तो तमाम जो वहाँ के लीडर्स है वो कहीं ना कहीं जो ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी पिक एंड चूज हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन उसको लेकर देश में इतने व्यापक तौर पर और तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देश के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाना और यह मान लेना कि ये संविधान उनको यह अधिकार देता है कि इस तरह का विरोध किया जा सकता है, तो फिर इस देश के नौजवानों की शुचिता पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की बातें कैसे किया जा सकता है, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, क्या गृह मंत्री के कार्यालय से नहीं आया है या फिर प्रधानमंत्री के कार्यालय से नहीं आया है। लेकिन ये बुद्धि, ये विवेक, ये सोच आखिर किस तरह की है, इस पर एक यक्ष प्रश्न होता है, इस पर एक सवाल खड़ा होता है कि भाई देश किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये एक प्रश्न लगातार बने रहेगा। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर और पूरी अपडेट के साथ आपको बता दें, जहां पर सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की एक टीम बाकायदा उनकी निगरानी कर रही है और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक यानी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी की तबीयत बीच में भी थोड़ी बिगड़ी थी, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार आया था और एक बार फिर से यह खबर आई कि उनकी तबीयत में थोड़ी नरमी देखी जा रही है, जिसको लेकर सर गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है, जहां पर एक डॉक्टरों की पूरी टीम उनकी देखभाल कर रही है और साथ ही साथ जल्द से जल्द उनके बेहतरी का, उनके स्वास्थ्य को जो है स्वस्थ होने की कामना ये पूरा देश कर रहा है। लेकिन डॉक्टरों की टीम उनकी फिलहाल निगरानी कर रही है और जैसे ही कोई अपडेट आता है वैसे ही हम आप तक बताते हैं। फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कालमाडी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। पुणे स्थित उनके आवास पर समर्थकों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है, जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। सुरेश कालमाडी लंबे समय तक राजनीति में एक्टिव रहे और केंद्र सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी निभा चुके थे और उनके राजनीतिक योगदान को याद करते हुए पार्टी नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया। कांग्रेस संगठन की ओर से शोक संदेश भी जारी किया जा रहा है और उनके निधन को पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया जा रहा है। अंतिम दर्शन और आगे के कार्यक्रमों को लेकर परिवार की ओर से फिलहाल कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन आगे अपडेट किया जाएगा कि उनका अंतिम संस्कार कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा। इसको लेकर जितनी भी अपडेट है वो जैसे ही सामने आती है वो हम आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल सुरेश कालमाडी कांग्रेस के एक माने जाने एक बड़े नेता की निधन हो गई। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए यह बताया कि कश्मीर में 15 जनवरी तक मौसम आंशिक रूप से बादल छाया रहेगा, यानी कि छिटपुट बारिश भी हो सकती है और इस बीच तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की ठंड और वहां की हालत और हालात कैसे हैं, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलबर्ग में इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान -8 मतलब लगभग 6 डिग्री मानकर चलिए, 8 से 6 डिग्री के बीच में वहां पर तापमान है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। लगातार गिरते तापमान के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, जल स्रोतों पर बर्फ जमने लग गई है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मालेगांव में AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता सैयद इम्तियाज जलील ने बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल जलील ने कहा कि नवनीत राणा के हालिया बयान को अजीब और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां समाज में तनाव पैदा करती हैं और उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले नवनीत राणा मुसलमानों को लेकर 19 बच्चे पैदा करने जैसी टिप्पणी की थी,
जो बेहद आपत्तिजनक है। इम्तियाज जलील ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इस तरह की बातें की जाएंगी तो समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने हिंदू समुदाय को संबोधित करने वाले बयान पर भी सवाल उठाया और यह कहा कि नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि देश को जोड़ने की जरूरत है, न कि ऐसे बयानों से लोगों को तोड़ने यानी बांटने की जरूरत है। एक मोहतरमा है, आजब की है, वो भी कहां से ढूंढ के ला रहे कि ये तो मोहतरमा ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिए, बोले मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहे। मैं मेरे तमाम हिंदू भाइयों और बहनों से बोलना चाहती हूँ कि तुम भी बच्चे पैदा करो। वो लोग 19 बच्चे पैदा कर रहे, पाकिस्तान बनाने का उनका चक्कर है। मेरे साथ थी वो लोकसभा में, देखती समझ में आ गया था ये खाली है कर, क्योंकि जिस तरीके के बयान सुनने को मिल रहे हैं, अब आप सोचिए उनके खुद के दो, मैं बोला शुरुआत आप ही कर दो ना। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी यानी दृश्यता बेहद कम हो गई है। कोहरे का असर शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कम दृश्यता के कारण यानी कि कम दिखाई देने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार वो धीमी पड़ गई है और सुबह के समय लोगों की जो रोजमर्रा है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तर जाने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों और किसानों को विशेष तौर पर उनको दिक्कतें हो रही हैं। कई इलाकों में वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी सुबह और देर रात कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग लगातार देता आ रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के गंगासागर में आयोजित गंगा सागर मेले के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कपिल मुनि आश्रम में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा कर प्रदेश की शांति, समृद्धि और लोगों के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल देखने को मिला। गंगासागर मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है और जहां हर साल लाखों श्रद्धालु गंगासागर संगम में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। मेले के दौरान प्रशासन की ओर से खासतौर पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार मेले की व्यवस्था की निगरानी कर रही हैं और श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रही है। तो दिल्ली में मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीएमके को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह द्वारा डीएमके को सनातन विरोधी कहे जाने के सवाल पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि उन्हें इस विषय पर अलग से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमित शाह जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। पटेल के इस बयान को गृहमंत्री के रुख का समर्थन माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कही गई बातों का अपना महत्व होता है और उसी के अनुरूप उन्हें देखा जाना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में युवाओं द्वारा गो बैक के नारे लगाए जाने के मामले पर जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर का बड़ा बयान सामने आया। हुमायूं कबीर ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रैली भी होगी और बाबरी मस्जिद भी बनेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई कुछ भी कहे वो हर बात का जवाब देने को तैयार है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक मेले में एक प्रकार से चर्चाएं तेज हो गई हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लगे नारों को लेकर पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और अब हुमायूं कबीर की टिप्पणी से विवाद और भी बढ़ गया है। विपक्षी दलों की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो चुकी है। प्रशासन पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।
तो वहीं दिल्ली के द्वारका इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पैरों में गोली लगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपी आया नगर में हुई गोलीबारी की घटना में शामिल थे और उस घटना के दौरान कुल 69 गोलियां चलाई गई थी, यानी 69, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। क्राइम ब्रांच को इन आरोपियों की तलाश लंबे समय से थी और मुठभेड़ के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सरकार की नई पहल को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल की शुरुआत में सरकार ने सबसे पहले 980 करुणामूलक मामलों में नौकरी देने की मंजूरी दी है और जिसे पहला चरण माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में सरकार ने एक विशेष कानून बनाया है, जिसके तहत उन बच्चों को अपने परिवार जैसा दर्जा दिया गया है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत गोवा और अन्य स्थानों पर भ्रमण का अवसर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि भावनात्मक सहारा भी दिया जाए। सुक्खू ने कहा कि यह कानून राज्य सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाता है और इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा और मजबूत कदम माना जा रहा है। और नव वर्ष की शुरुआत में हमने सबसे पहले करुणामूलक के लोगों को 980 लोगों को हमने नौकरी का अप्रूव किया। पहली स्टेज है ये। और दूसरी स्टेज में जो हमारे प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जिसमें उन बच्चों को अपने परिवार की तरह सुरक्षित करने की दिशा में हमारी सरकार ने कदम बढ़ाए। जब सर्दियां हिमाचल प्रदेश में होती है तो हम अपने परिवार के साथ बाहर चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा घूमने जाते हैं। तो इन बच्चों को भी आज मुख्यमंत्री सुखाश्रय कानून के तहत आज इन्हें गोवा और कई स्टेशनों पर घूमने का मौका मिलेगा, बाई एयर जाने का मौका मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं और सीसीआई के बच्चे हैं। इनको सरकार की तरफ से कानून के द्वारा बाई एयर जाने की सुविधा है, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा है। पिछले वर्ष भी गए थे, इस साल इस सुविधा का ये लोग लाभ उठा रहे हैं। कितने बच्चे जा रहे हैं सर? सरकार में कितने बच्चे? 52 बच्चे अभी जा रहे हैं। नहीं, 52 तो यहाँ के जा रहे हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और बच्चों के लिए भी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर किस प्रकार का प्रोग्राम बनाते हैं ये उन पर निर्भर करता है। तो अभी ये 52 बच्चों को आज मैं यहाँ से झंडी दिखाकर रवाना कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार में इन दिनों शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। सुबह और देर रात कोहरा छाए रहने से ठंड काफी बढ़ गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। रोजमर्रा के कामों के लिए निकलने वाले लोगों को खास दिक्कत हो रही है। ठंड बढ़ने के चलते लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल शीतलहर और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। तो देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर स्मॉग की परत देखने को मिल रही है। राजधानी के कई इलाकों में हवा धुंधली नजर आ रही है, जिससे दृश्यता यानी विजिबिलिटी पर खासा असर पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 दर्ज किया गया है, जो मॉडरेट श्रेणी में आता है। हालांकि यह स्तर गंभीर नहीं है, लेकिन संवेदनशील लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और स्मॉग का जो असर है वो खासतौर पर दिल्ली एयरपोर्ट क्षेत्र में देखा गया और धुंध की परत जो है वो छाई रही। विशेषज्ञों के मुताबिक ठंड के मौसम और कम हवा की रफ्तार और वाहनों के उत्सर्जन के कारण स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की ओर से लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। तो वहीं दिल्ली के इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर रिहर्सल चल रही है। गणतंत्र दिवस से पहले परेड और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिहर्सल के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए और पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात है। परेड में शामिल होने वाले जवानों और प्रतिभागियों ने तय समय पर अनुशासन के साथ अभ्यास किया और इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था को भी नियंत्रित किया गया ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पाए। प्रशासन का कहना है कि गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं।
तो दिल्ली में स्मॉग की चादर ने राजधानी को चौतरफा घेर लिया है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि दृश्यता काफी कम हो गई है। एयरपोर्ट विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि फ्लाइट ऑपरेशन कैट 3 के तहत जारी है और यानी अराइवल और डिपार्चर दोनों चल रहे हैं। हालांकि मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण कुछ फ्लाइट्स में देरी या रुकावट हो सकती है। एयरपोर्ट ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वो अपनी फ्लाइट की नवीनतम स्थिति जानने के लिए सीधे संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। स्मॉग के कारण आने वाले लोगों को और एयरपोर्ट स्टाफ के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई। प्रशासन ने भी आसपास के इलाके में ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। तो अगली खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि गरीब किसान और मजदूर प्रधानमंत्री के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। साय ने बताया कि प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में हर घर तक बिजली पहुंचाने, बैंक खाते खोलने और हर घर शौचालय उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गरीब किसानों और मजदूरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विकसित भारत के लिए जी राम जी योजना लाई गई है, जिसका उद्देश्य गांवों का समग्र विकास और लोगों का जीवन गुणवत्ता बेहतर करना है और इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर है और आप सभी जैसे जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब किसान और मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता में है। वर्ष 2014 में जब पहली बार वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरा भी सौभाग्य था कि राज्य मंत्री के रूप में उनके मंत्रिपरिषद में था और पहले ही दिन उन्होंने देश के पार्लियामेंट में जो उद्बोधन दिया उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, गरीबों के लिए काम करेगी और आज आप उनका 11 वर्षों का कार्यकाल देख रहे हैं। जिस तरह से उनके पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए काम हुआ, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बैंक अकाउंट देने का काम, प्रधानमंत्री जनधन खाता के माध्यम से हर घर में शौचालय निर्माण का काम, स्वच्छ भारत मिशन, हर गरीब के लिए पक्का का मकान, प्रधानमंत्री आवास देने का काम, ये सब काम पहले 5 साल में उनका हुआ और आज 11 वर्षों में उनकी कार्यशैली को हम देखेंगे, उनकी जो उपलब्धि है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से गरीब किसान और मजदूर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ झलकती है। जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर है और आप सभी जैसे जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब किसान और मजदूर सर्वोच्च। तो इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में भारी बारिश ने भीषण तबाही मचा दी है। पूर्वी सियाऊ के बाऊ गांव में अचानक आई बाढ़ में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और इस हादसे में 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। बाढ़ के कारण 35 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं और कई घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। पूर्वी सियाऊ और दक्षिण पूर्वी सियाऊ को जोड़ने वाली सड़क का संपर्क टूट गया है, जिससे राहत कार्यों में कठिनाई आ रही है। आपातकालीन टीमें मौके पर तैनात हैं और बचाव अभियान लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई। तो वहीं ईरान इस समय भीषण आंतरिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, जहां ईंधन की बढ़ती कीमतों और बिजली संकट के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन अब शासन विरोधी आंदोलन बन चुके हैं। देश के 75 से ज्यादा शहरों और 220 से ज्यादा स्थानों पर विरोध प्रदर्शन फैल चुका है। सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में अब तक 29 से 35 लोगों की मौत हुई है। 1200 से ज्यादा लोग की गिरफ्तारी की खबर है। 5 जनवरी को दक्षिण तेहरान में बसीज बलों को ले जा रही बस पर विस्फोट
विस्फोटक हमले की भी सूचना मिली है और आर्थिक संकट गहराने के साथ ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है और महंगाई और बढ़ने की आशंका है। हालात को देखते हुए अमेरिका और इजरायल ने कहा कड़ा रुख अपनाया है और ईरान ने सैन्य अभ्यास तेज कर दिया है। इस बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए सतर्कता की सलाह जारी करते हुए वीजा मुक्त प्रवेश अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।